हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू इनकम टैक्स। ये हमारा इनकम टैक्स का 12वां यानी 12th क्लास है। इस क्लास में आज हम बात करेंगे कि टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना होता है। हेड्स ऑफ इनकम लेके हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में आज ही हम हमारा पहला हेड ऑफ इनकम यानी सैलरी यानी इनकम फ्रॉम सैलरी लेकर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए जो हम स्टेप फॉलो करते हैं उनके बारे में। Steps are followed to compute total income। ठीक है, पर्टिकुलर्स सेक्शन। तो जब भी हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। मैंने आपको बताया था इंसिडेंस ऑफ टैक्स या स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपका बेस करता है किसके ऊपर? स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऊपर। तो सबसे पहले हमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखना, सॉरी रेसिडेंशियल स्टेटस हमें देखना पड़ेगा किसके हिसाब से? एज पर सेक्शन 6। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन ऑफ एसएससी लिखो। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेज होगा ताकि रेसिडेंशियल स्टेटस चेक हो पाए। जब रेसिडेंशियल स्टेटस चेक हो जाएगा उसके बाद फिर हम बाकी बात करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक हो गया, अब हमें देखना पड़ेगा कि हेड वाइज इनकम कितना है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये तो है ना। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स। इसमें आपको पता ही है इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमारा सेक्शन 15 से सेक्शन 17, 15 से 17 जो हमारा आता है वो हमारा किस लिए होता है? सैलरी के ऊपर इनकम कंप्यूटेशन करने के लिए होता है। इसके बाद हम किसको कंप्यूट करते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हम देखते हैं सेक्शन 20 टू 27, 22 से लेके 27, ये हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो हम बात करेंगे सेक्शन 28 से लेके 44 डी में, इसमें हम देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम ऑफ बिजनेस या इनकम ऑफ प्रोफेशन कितना है, वो हम कंप्यूटेशन इस सेक्शन के हिसाब से करेंगे। समझ गए आप? इसके बाद ये तो हमारा तीसरा हेड ऑफ इनकम था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या? कैपिटल गेन। जो हमारा सेक्शन 45 से 55 तक हम देखेंगे किसके बारे में? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56 से 59। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिविजुअल एक एक हेड का इनकम मुझे अलग अलग से कंप्यूट कर लेना है। देखो अभी तक आपने क्या लिखे हो? सबसे पहले हमने रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिए, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स में कर लिए, जिसमें हमने क्या देखे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके ऊपर आपको इंडिविजुअल एक एक हेड का इनकम आपको पहले कंप्यूट कर लेना पड़ेगा।
जब आपका एक एक इंडिविजुअल हेड का कंप्यूट हो जाएगा, इसके बाद आपका क्लबिंग एंड सेटअप करना पड़ेगा। क्लबिंग होगा, क्लबिंग मतलब जोड़ना, दूसरों को इनकम के लिए आप टैक्सेबल होंगे, दूसरों का इनकम आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लबिंग। अब सर ऐसा भी होता है कि दूसरों की इनकम के लिए हम टैक्स देंगे? बिल्कुल ऐसा भी होता है, क्या होता है वो हम क्लबिंग में सीखेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम, इसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 60 टू 65। क्लबिंग होने के बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस का अगर कुछ है तो, जो हमारा सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 80 के अंदर होगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ मतलब एडजस्टमेंट, कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी करके ले जाना। कोई अगर लॉस वगैरह है उसको दूसरे हेड के साथ, दूसरे सोर्स के साथ एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पर सेट ऑफ करना। जब उस लॉस का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता फिर हम उसको क्या करते हैं, कैरी करके नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्डिंग। तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ लॉस, सेक्शन 70 से सेक्शन 80, इसमें हम बात करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ लॉस लेकर। इसके बाद हमारा जो टोटल निकलेगा इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम एज पर 80B। ठीक है, सेक्शन 80B के हिसाब से ग्रॉस टोटल इनकम हमारा इसमें निकल जाएगा। इस ग्रॉस टोटल इनकम से चैप्टर 6 का डिडक्शन माइनस हो जाएगा, करो लेस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इसको चैप्टर 6 डिडक्शन बोला जाता है। यहां से माइनस हो जाएगा 80C टू 80U का डिडक्शन, इसको चैप्टर 6 डिडक्शन भी बोलते हैं। होने के बाद जो आपका इनकम रहेगा उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। जो हमारा रह जाएगा वो हमारा रह जाएगा क्या, हमारा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इस टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमारा क्या होगा, टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। टैक्स कंप्यूट होने के बाद तो हम यहां पर लिख देते हैं टोटल इनकम हमारा निकल गया, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम। स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल है तो बाकी के हिसाब से जैसे आपको बताया गया था वैसे आपको कंप्यूट करना पड़ेगा टैक्स का। टैक्स जब कंप्लीट हो जाएगा इसमें से टीडीएस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, डिले, अगर डिले का इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी है तो वो सब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ऐड कर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम टीडीएस ले लेते हैं, कंप्यूट ऐड नहीं लेस करेंगे हम टीडीएस एडवांस टैक्स और ऐड करेंगे इंटरेस्ट फॉर डिले। टीडीएस जो हमारा हमने पहले एडवांस में जमा करा दिए वो हम देखते हैं सेक्शन 194 तो 195, और जो इंटरेस्ट हम देखते हैं वो हम देखते हैं 234A से लेके 234C। एक्चुअली हम टीडीएस से जो सेक्शन हम देखते हैं आपको ध्यान होगा, सॉरी ध्यान कहां से होगा, आपने तो टैली अभी किए नहीं होंगे, तो टैली में आपने किए थे तो आपको ध्यान होगा हमारा जो इंटरेस्ट और टीडीएस वगैरह काटा जाता है वो सेक्शन 190 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 194 से 195 मान लेता हूँ, जो हमारा टीडीएस या एडवांस टैक्स होता है वो हमने यहाँ पर 2 ही सेक्शन ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, ये तो आपका माइनस हो जाएगा बट आपका इंटरेस्ट और वगैरह जो होगा पेनल्टी वगैरह वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। होने के बाद जो रहेगा ये हमारा टैक्स पेबल होगा जो हमें पेमेंट करना है। टैक्स पेमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं,
उस जो हमने टैक्स का पेमेंट किया उसका हम रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइलिंग किसके हिसाब से करते हैं? 139 या 139 ए के हिसाब से। फाइल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 195 और 195 ए। ठीक, 195 मैंने अनिल 139 होगा, गलत लिख दिया मैंने इसमें। 139 और 139 है ना, मैंने 190 में गलत लिख दिया ना, उसके ऊपर वाला के हिसाब से मैंने लिख दिया था। 139 139 के हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो आप रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर दो। बस ये हो गया हमारा पूरा सेक्शन जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्या क्या किया है और किस तरीके से हुआ है वो आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले जब भी हम किसी पर्सन का इनकम कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। जो रेसिडेंशियल स्टेटस हम चेक करते हैं किसमें? सेक्शन 6 के हिसाब से। हो गया, जब से रेसिडेंशियल स्टेटस चेक हो गया, अब उसका इनकम कंप्यूट होगा। सोर्सेस मैंने बताया था आपको कि इनकम टैक्स में सोर्सेस आर अनलिमिटेड बट हेड्स आर ओनली 5। तो जितना भी सोर्सेस है उनको आपको पर्टिकुलर हेड में दिखाना पड़ेगा कि कौन सा हेड में आपका कितना इनकम है, क्योंकि कुछ जगह पर आपका पर्टिकुलर हेड में टैक्स अलग अलग होता है। जैसे कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स रेट होता है, ठीक है। अदर सोर्सेस में कुछ कुछ जगह पर 30% टैक्स रेट लगता है, तो कुछ जगह पर ये डिफाइंड है, इसलिए आपको सोर्स वाइज आपको दिखाना पड़ेगा। अलग सोर्स बोल दिया, हेड वाइज आपको दिखाना पड़ेगा। देखो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, हेड हमारा 5 भी होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम आपको पहले ही बताया गया था। इसमें पहला हेड हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, जो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 के अंदर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से हम जो इनकम करते हैं तो हम सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 के अंदर कंप्यूट करते हैं। इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन का जो इनकम होता है उसको हम कंप्यूट करते हैं सेक्शन 28 से लेकर 44 डी के अंदर। कैपिटल गेन जो हमारा होता है, चाहे वो एसटीसीजी हो चाहे एलटीसीजी हो, मतलब चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों हम कंप्यूट करेंगे सेक्शन 45 से लेकर 55 के अंदर। इसके बाद बाकी जो इनकम हमारा रह गया जो किसी हेड में नहीं गया, वो हमारा किसमें चला जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो हम डिस्कस करते हैं किसमें? सेक्शन 56 से लेकर 59। इसके बाद हम क्लबिंग ऑफ इनकम बात करेंगे सेक्शन 60 टू 65। इसके बाद सेटअप, इस क्लबिंग इनकम को जोड़ने के बाद हम पिछले साल का कोई या इस साल का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है, सेटअप है, वो सब हम लॉस को सेटअप या कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेक्शन 70 से सेक्शन 80 के हिसाब से। होने के बाद जो हमारा इनकम रहेगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको जीटीआई भी बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से हमारा 80C टू 80U का जो डिडक्शन है जिसको चैप्टर 6 डिडक्शन बोलते हैं, वो माइनस हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात और, नया डिजाइन के हिसाब से इसमें ये डिडक्शन कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। होने के बाद जो आपका इनकम रह जाएगा उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। क्या बोलेंगे? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हमारा टैक्स कंप्यूट होगा। टैक्स कंप्यूट हो गया, अब उस टैक्स में से अगर कोई एडवांस वगैरह हमने जमा करा दिए तो एडवांस वगैरह इसमें से माइनस हो गया। टीडीएस अपने जमा करा दिए तो टीडीएस अपना किसी ने काट रखा था वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या डिले पेमेंट के लिए वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। होने के बाद टैक्स निकलेगा, इसके ऊपर सेस चार्ज हो जाएगा। सेस चार्ज होने के बाद जितना टैक्स रहेगा उसके जमा करा के अपना रिटर्न फाइल आप करेंगे। रिटर्न फाइल जो आप करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? सेक्शन 139 या 139 ए के हिसाब से हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं। मैंने हेड्स ऑफ इनकम, मतलब आपको ये सारा चीज आपको मेनली यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर पढ़ना है। सीधी सी बात ये है, अगर इंडिविजुअल का इनकम का कंप्यूटेशन से लेकर आपको रिटर्न फाइलिंग तक देखना है तो यही सेक्शन आपको जानकारी लेना है, बस इतनी सी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसमें भी कुछ सेक्शन तो खाली है, जो एबोलिश हो गया, हट गया, है ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे आपको सेक्शन मिलेंगे, तो आपको चिंता करने का ऐसा कोई बात नहीं। इसमें से अभी तक आपने ये पहला हेड तो आपने पहले ही पढ़ लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी, ये आपने पढ़ लिए, इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो आपने एक तो ऑलरेडी पढ़ लिया, अब बस इतनी सी रह गया जो आपको पढ़ाई करना है, बस हो जाएंगे। अब आप देखो, मैंने आपको हेड्स ऑफ इनकम को याद रखने के लिए एक स्टोरी बताया था, आपको अच्छे से याद होगा। क्या बोला था मैंने? एक बंदा एमबीए करके कहीं पर जॉब कर रहा है और जॉब करते करते क्या कर रहे हैं, अपना सैलरी विड्रॉल कर रहे हैं, सैलरी मिल रहा है उनको। तो जो सैलरी से उनका इनकम हो रहा है वो क्या बोल के माना जाएगा? वो इनकम फ्रॉम सैलरी बोल के माना जाएगा, ठीक है। अब सैलरी के साथ साथ उन्हें अपना एक घर भी था, उसको उन्होंने क्या करा, किराए पे चढ़ा दिया। तो जो इनकम हुआ किराए से, उसको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि सैलरी में बहुत मेहनत करके मुझे इनकम करना पड़ता है, बट हाउस प्रॉपर्टी में मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस किराए पे चढ़ाओ और इनकम करो, तो उन्होंने अपना पैतृक संपत्ति जितना भी था उसको सबको किराए पे चढ़ा दिया, जॉब छोड़ दिया, बस किराए पे चढ़ा के इनकम करने लग गया। तो उनका इनकम क्या रह गया? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी रह गया। अब इसके बाद किसी ने उसको आके बताया कि अगर आप मशरूम की खेती कर लेते हो, मशरूम की खेती कर लेते हो तो आपको इससे ज्यादा डबल इनकम होगा। तो उन्होंने सारे किराएदार को भगा दिया, भगा के उसके क्या करा, वो खेती करना स्टार्ट कर दिया। और खेती के बारे में जितना भी उनका खेती से इनकम हुआ वो किसमें चला जाएगा? बिजनेस है, पीजीईपी में, क्योंकि मशरूम का खेती क्या होता है,
पीजीवी में चला जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ परसेंटेज आपका एग्रीकल्चर है, बाकी सब आपका पैकिंग करके जो आप बेचते हो वो आपको बिजनेस इनकम बोल के कंप्यूट हो जाता है। अब उस बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं था, तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो बिजनेस चौपट हो गया आपका। होने के बाद आपने क्या किया, बहुत नुकसान भुगते। जब नुकसान हुआ उसके लिए आपने क्या करे, अपना पैतृक संपत्ति जो था उसको अपने बेच दिए। जब बेच दिए, जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन। इसमें हो जाएगा कैपिटल गेन। अब इसके बाद जो अपने लॉस अपने बिजनेस में किए थे उनको चुकाने के बाद जो पैसा आपका बच गया उसको लेके आपने जुआ खेलने चले गए, तो अब जो आपका इनकम होगा जुआ से वो आपका क्या चला जाएगा, कहां पर चला जाएगा, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चले जाएगा। मतलब कहीं से भी आप इनकम करें, इसी पांचों हेड में आपका दिखाया जाएगा। सोर्सेस चाहे कितना भी हो, हेड्स आर ओनली 5 सोर्स। आप एक जगह 4 जगह काम कर सकते हैं, 4 जगह से सैलरी ले सकते हैं, 4 बिजनेसेस आप कर सकते हैं, 5 बिजनेसेस कर सकते हैं, 6 के 10 भी करें, अनलिमिटेड करें, कोई मना नहीं है। चाहे जितना भी करेंगे वो सारा इनकम किस में कंप्यूटेबल में टैक्सेबल होगा, वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेसेस में ही टैक्सेबल होगा। इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल रहेगा। ऐसे ही चाहे आपके पास 10 संपत्ति हो चाहे अनलिमिटेड संपत्ति हो, सारे बेच के जितना भी आपका प्रॉफिट होता है वो आपका किस में जाएगा, वो आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा, है ना। तो जो जिस हेड में टैक्सेबल है उसी हेड में उसका कंप्यूटेशन किया जाएगा। करने के बाद आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है आपका क्लबिंग एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्डिंग। सेटअप कैरी फॉरवर्ड होने के बाद जो रह जाता है वो हमारा रहता है क्या, ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम जीटीआई बोलते हैं। तो ये था हमारा एक कंप्यूटेशन का चार्ट जो मैंने आपको दिखाया। इसी स्टेप्स में हम हमारा टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं, उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करते हैं, उसके ऊपर रिटर्न फाइल करते हैं। और मैं इसलिए आपको लिखवाया कि हमें बस इतना ही पढ़ाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही हमें देखना है, इन्हीं सेक्शनों को हमें पढ़ना है और इसका डिटेल समझना है कि इसमें बोला क्या गया है। एक्चुअली सेक्शन में एकदम दिमाग हम नहीं लगाते हैं, हम किसमें दिमाग लगाते हैं भाई, कौन सा इनकम किसके हिसाब से। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, हर एक हेड ऑफ इनकम में, जैसे मैंने आपको एक तो बताया था डिडक्शन एग्जम्पशन सेक्शन, सेक्शन 10, जिसमें सभी के इनकम के ऊपर एग्जम्पशन के बारे में बताया गया है, बट हर एक हेड ऑफ इनकम के में भी खुद का एक चार्जिंग सेक्शन, खुद का एक एग्जम्पशन सेक्शन भी होता है, एक डिडक्शन सेक्शन, एक आपका चार्जिंग सेक्शन भी होता है। ध्यान रखना, हर एक हेड ऑफ इनकम का जो पहला हेड होता है वो उसका चार्जिंग सेक्शन होता है। क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन, जिसके अंदर बताया जाता है कि इस टाइप का इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी के बारे में सेक्शन 15 में बताया गया है। ऐसे ही अगर आप हाउस होल्ड में जाएंगे सेक्शन 22 में बताया गया है, पीजीवी में जाएंगे तो सेक्शन 28 में बताया गया है ना। तो हर एक हेड ऑफ इनकम का जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसको हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं उस हेड का। क्यों, क्योंकि वो उसका चार्जिंग के बारे में आपको यहां पर बताता है। चार्जिंग मतलब कौन सा इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगा, ये बताने का काम वो चार्जिंग सेक्शन करता है। जैसे चार्जिंग सेक्शन होता है वैसे उसमें एक सेक्शन और होता है जिसको डिडक्शन सेक्शन बोलते हैं, जिसके हिसाब से इनकम में से डिडक्शन भी मिलता है। जैसे अगर मैं सैलरी की डिडक्शन बोलूं तो सैलरी में सेक्शन होगा सेक्शन 16, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, बट यहाँ पर बताया नहीं गया उसके बारे में, यहाँ पर सब चार्जिंग के हिसाब से बताया गया। सेक्शन 16 जो होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा। ऐसे हर एक हेड में आपका एक सेक्शन रहेगा जिसमें आपको खुद ही उसी हेड के ऊपर डिडक्शन के बारे में बताया गया है। समझे? तो ये तो दो ही चीज आपको तो पहले समझ में आ गया कि हर एक हेड ऑफ इनकम के पहला सेक्शन तो चार्जिंग हो गया और दूसरा सेक्शन आपका डिडक्शन हो गया। दो चीज तो समझ में आ ही गया। बाकी सेक्शन हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि उसमें क्या टाइप का हेड ऑफ इनकम है, क्या टैक्सेबल होगा, कौन सी इनकम को किस तरीके से दिखाना है, कितना तक कंप्यूट करना है, कितने तक चार्जेबल करना है टैक्स में, वो सब चीज हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखते रहिए, आपका क्लास कब खत्म हो जाएगा, टॉपिक कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट हाँ ध्यान रखिएगा, पुराना टॉपिक को एक बार रिकैप करके फिर आप इस क्लास को पढ़िएगा। मतलब जब भी आप पढ़ने बैठे पहले पुराना टॉपिक को एक बार देख के फिर इस क्लास को, मतलब करंट क्लास को फिर उसके बाद लीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिपीट भी हो जाएगा, रिकैप भी हो जाएगा, पुराना टॉपिक आपका दिमाग में रहेगा, तो नया टॉपिक आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले आपने ये देख लिए, अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। कितना हेड्स बताया था हमें, 5 हेड्स। इसमें से हमारा पहला हेड कौन सा है, पहला हेड हमारा है इनकम फ्रॉम सैलरी। उसी को लेके हम अब बात करेंगे। आपको वैसे सैलरी मतलब जो समझ में आता है, यहां पर सैलरी का डेफिनेशन काफी बड़ा है। शायद आप सोच रहे होंगे कि जितना हमें सैलरी के रूप में मिला, यानी मंथली वेजेस के रूप में, वही मेरा सैलरी है, वही टैक्सेबल होगा और कुछ टैक्सेबिलिटी नहीं है। बट जानते हैं आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर सैलरी का दायरा बहुत बड़ा है। कैसा बड़ा है हम बताते हैं।
चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा हेड का नाम इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हम बात करेंगे सेक्शन 15 टू 17। सबसे पहला सेक्शन हमें बताइए क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन। तो क्या बोला मैंने, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15 है ना। क्या बोला, बोला एनी इनकम मे बी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी received by an employee from his employer। एनी इनकम, चाहे मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी हो। मॉनिटरी मतलब बेसिक, बोनस, आपका डीए, कमीशन, ये सब क्या है, ये सब मॉनिटरी है। बट मेडिकल अलाउंसेस वगैरह ये भी मॉनिटरी है। कोई अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है वो भी आपको मॉनिटरी है। बट वही जगह पर आपको एकोमोडेशन का फैसिलिटी दिया गया है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया गया है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। ये सब क्या है, ये सब होता है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। चाहे मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, जो भी एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर के पास से मिलेगा वो सारा एम्प्लॉयर shall be chargeable to tax under the head income from salary। मतलब एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाला कोई भी सुविधा, चाहे वो मॉनिटरी फॉर्म में हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी फॉर्म में हो, कुछ भी अगर एम्प्लॉयर से आपको मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो वो पूरा चार्जेबल होगा किसके अंदर, अंडर द हेड सैलरी के अंदर, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी का दायरा कितना बड़ा है। जो अब तक आप सोच रहे थे, जो आपको बेसिक मिला, डीए मिला, कमीशन मिला, वही सैलरी है। अब आपको समझ में आ गया, नहीं भाई इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सही, जितना भी आपको सुविधा मिल रहा है, चाहे मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी, पैसे में नहीं मिल रहा है। सपोज करो आपको हाउस एकोमोडेशन फैसिलिटी दिया गया, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया गया, फ्री में वाटर सप्लाई दिया गया, फ्री में आपको गैस कनेक्शन दिया गया, आपके बच्चों को एजुकेशन मतलब फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है मालिक के इंस्टीट्यूट पे या मालिक के कोई एजुकेशन संस्थान में। वो सब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जो आपको मिल रहा है वो भी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, यानी वो भी आपका किस में टैक्सेबल होगा, सैलरी बोल के ही टैक्सेबल होगा। अब बात यह आता है कि सर सैलरी जो है क्या वो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल होगा या रेसिप बेसिस में। तो ये था हमारा चार्जिंग का पहला पार्ट। अब दूसरी पार्ट के मैंने क्या बोला, सैलरी चार्जिंग किस बेसिस पे होगा, यानी चार्जिंग बेसिस या बेसिस ऑफ चार्जिंग लिख देता हूं, बेसिस ऑफ चार्जिंग। कब सैलरी चार्ज होगा, टैक्स में, ड्यू में या रिसिप्ट में। तो ध्यान रखना, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और receipt basis whichever is earlier, whichever is
earlier, but avoid double taxation. क्या बोलना चाहा? ये बोलना चाहा कि आप ड्यू दिखा रहे हो या प्राप्ति हो रहा है, मिल रहा है या बकाया दिखाया जा रहा है आपके नाम पे, दोनों में से जो पहले होगा उसी टाइम आपका सैलरी बोल के कंप्यूट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। बट ध्यान रखना है, एक बार ड्यू में अगर किसी के ऊपर टैक्स चार्ज हो गया तो जब रिसिप्ट होगा तब उसके ऊपर चार्जिंग नहीं होगा। सेम तरीके से जो सैलरी रिसिप्ट में हुआ पहले, जैसे एडवांस में सैलरी मिल गया तो वो क्या हो गया, एडवांस में रिसिप्ट हो गया। जब रिसिप्ट बेसिस में वो टैक्सेबल हो चुका था तब जब उस नेक्स्ट ईयर उसको ड्यू दिखाया जाएगा तब उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगा, क्योंकि डबल टैक्सेशन का रूल यहां नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ड्यू और रिसिप्ट whichever is earlier, दोनों में से जो पहले है उसी टाइम ही इसको टैक्स के अंदर चार्जेबिलिटी आ जाता है, बट डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। यानी अगर ड्यू दिखा रहे हैं तो ड्यू बेसिस पे जब टैक्सेबल हो गया, जब रिसीव होगा तब उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। जब रिसीव के ऊपर टैक्स करोगे, एडवांस सैलरी रिसीव कर रहे हो तो एडवांस के ऊपर आपने टैक्स दे दिया क्योंकि रिसीव पहले हुआ है। अब जब रिसीव पहले हो गया, रिसीव के ऊपर आपने टैक्स दे दिए, जब उस सैलरी को ड्यू दिखाया जाएगा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ जो भी, तब हम उसको दोबारा से टैक्सेबल नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ताकि आपका डबल टैक्सेशन ना हो, दो बार टैक्स ना देना पड़े एक इनकम के ऊपर। इसीलिए ये चीज आपको जरूर से फॉलो करना है कि डबल टैक्सेशन होना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, बेफिक्र रहो। पहले मैं आपको एक बात जरूर से बताना चाहता हूं, तो कोई भी इनकम सैलरी हेड में चार्जेबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होना चाहिए वो क्या है कि वहां पर एक रिलेशन होना चाहिए। तो स्टार लगाओ, देयर शुड बी ए रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का दोनों के बीच में रिलेशन है तो जो भी आपको मिलेगा वो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। किसमें टैक्सेबल होगा, सैलरी बोल के टैक्सेबल होगा। ध्यान रहेगा ना, मैं बार बार करके जो बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने, अगर दो पर्सन के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है तो एम्प्लॉयर से मिलने वाला कोई भी सुविधा, चाहे वो कैश हो चाहे नॉन कैश हो, वो पूरा पूरा सैलरी बोल के काउंट होगा। इसी कारण की वजह से मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, आपको फिर समझ में आ जाएगा एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। सपोज करो मिस्टर ए एक एक्टर है जिनका काम है एक्टिंग करना। अब वो किसी चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन में काम करते हैं जहां पर वो एक्टिंग करते हैं और उनको मंथली कितना रुपए, मान लो 50,000 रुपए मिलता है। अब मंथली जो 50,000 उनको मिलता है वो उसका क्या इनकम बोल के काउंट होगा, जबकि उनके पास एक टैलेंट है। क्या टैलेंट है, कि एक्टिंग करने का। उस टैलेंट के ऊपर बेस करके मिल रहा है। तो क्या आप सोचोगे कि वो प्रोफेशन से इनकम है? बिल्कुल नहीं, उसका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, वो उसका सैलरी है। क्यों पता है? क्योंकि दोनों के बीच में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन? तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तो उनसे मतलब चोपड़ा फिल्म से मिस्टर ए को जो भी मिल रहा है वो उसके लिए क्या बोल के काउंट होगा, सैलरी बोल के। अगर वही जगह पर मिस्टर ए अलग अलग बंदे के पास जाके खुद एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करता है और खुद एडवर्टाइजमेंट बना के देता है, तो आप बताओ फिर वो इनकम क्या रहेगा। मिस्टर ए अगर अलग अलग पर्सन के पास जाके एडवर्टाइजमेंट लेता है और उसके ऊपर कमाई करता है तो वो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बोल के काउंट होगा, वो उसका सैलरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप चोपड़ा फिल्म का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे ही कोई डायरेक्टर को मिलने वाला कमीशन, अगर वो डायरेक्टर उस कंपनी में सैलरी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो क्या बोल के काउंट होगा, उनके लिए वो सैलरी बोल के ही काउंट होगा। बट अगर वो डायरेक्टर उस कंपनी में काम नहीं कर रहे, उस कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, उस कंपनी में वो आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं, कभी 10 बजे आता है, कभी 11 बजे आता है, तो कभी 12 बजे आता है, काम का दायरा भी फिक्स नहीं है, कभी सेल्स देखता है तो कभी परचेज देखता है, कभी तो टैक्स देखता है। तो अगर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, उनके ऊपर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रोल नहीं है,
तो सीधी सी बात उसको हम क्या बोलेंगे, उनके लिए जो फीस वो उनको रिसीव हो रहा है डायरेक्टर के लिए, वो फीस का जो इनकम है वो या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा या तो वो पीजीवीपी इनकम में जाएगा। अब ये पीजीवीपी या अदर सोर्स में क्या कहानी है वो हम आपको बाद में बताएंगे, बट एक बात आप ध्यान करके रखो, अगर रेगुलरली है तो पीजीवीपी बोल के है, अगर ऑकेशनली कभी कभार करता है तो वो अदर सोर्सेस में है। अब इसके सुविधा कहानी और दूसरा भी है कि एम्प्लॉय मतलब जो एसएससी है उसका खुद का ऑप्शन है कि उसको वो अपना बिजनेस इनकम बोल के दिखाना चाहे, प्रोफेशनल इनकम बोल के दिखाना चाहे, या मतलब बिजनेस प्रोफेशनल इनकम बोल के दिखाना चाहे, या वो अदर सोर्सेस में दिखाना चाहे। इसके बारे में बाद में समझ जाओगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पीजीबी दिखाने में उसका फायदा है, अदर सोर्सेस में दिखाने में उसका फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में बाद में सीखोगे, अभी छोड़ो, अभी उसके बारे में दिमाग मत लगाओ, बस अभी इतना सोच के रखो कि वो सैलरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब कंपनी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता तो वो पूरा इनकम किस में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। समझ में आ गया? तो चलो और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बताओ ना, जैसे स्कूल के टीचर वगैरह जो होता है, स्कूल के टीचर ने अगर कोई कॉपी वगैरह चेक करते हैं तो उनका जो पर कॉपी, मान लो एक कॉपी में उनको 100 रुपए करके मिल रहा है, तो वो किस में चला जाएगा? वो उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो सैलरी इनकम नहीं है, वो ऑकेशनल इनकम है, वो एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है, वो अदर तरीके से रिसीव कर रहा है। किसी और स्कूल में जाके पढ़ा के अगर विजिटिंग फीस वो ले रहा है तो उसका भी पैसा उसमें किस में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। यानी जहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होगा वहां पर जो इनकम होता है वो सैलरी बोल के काउंट नहीं होता, बट जहां पर होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन, वो सैलरी बोल के ही काउंट होगा, चाहे कुछ भी रिसीव हो रहा हो। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो बताओ ना, एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब बताओ, फर्म से मिस्टर ए को या बी को सैलरी मिलता है, तो सैलरी जो फर्म से मिल रहा है मिस्टर ए को या मिस्टर बी को, क्या वो सैलरी बोल के काउंट होगा? बता सकते हो? कुछ लोग सोच रहे हो हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय अपने फर्म में। नहीं। क्यों? क्योंकि फर्म का और उन एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है, वो उनका पार्टनर है। तो उनके ऊपर जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो वो कैसे सैलरी बोल के ट्रीट होगा? नहीं हो सकता। इसी कारण के वजह से कोई भी फर्म से मिलने वाला पार्टनर्स को सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कोई भी, ये सारा कभी भी आप ध्यान रखना सैलरी बोल के ट्रीट नहीं होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोल के ट्रीट किया जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये था हमारा, सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या आपका पीजीवी इनकम बोल के ट्रीट किया जाएगा, सैलरी बोल के काउंट नहीं होगा, पीजीवी बोल के भी काउंट होगा। पीजीवी बोल के ही काउंट होता है मेनली, तो ठीक है। अदर सोर्सेस तब होता है जब वो दिखाना चाहते हैं पैसा, अदरवाइज क्या होगा? पीजीवी बोल के काउंट होगा। तो ये आपने देख लिए, ये क्या था हमारा कि कब एक इनकम हमारा सैलरी बोल के कंप्यूट होगा, वो आपको बताया गया। कल हम बात करेंगे सेक्शन 15 से 17 के अंदर क्या क्या चीज को हम सैलरी बोल के दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे सिर्फ बेसिक सैलरी, अब तो आपको समझ में आ गया सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, और भी बहुत सारी चीज सैलरी बोल के आ सकता है। अब क्या क्या आएगा उसके बारे में हम कल एक एक करके देखेंगे। आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गया? कोई दिक्कत हुआ तो आप डाउट सेशन में जरूर से इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।